नमस्कार साथी, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप एलपी की एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपको डर सता रही है तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, साइंस जीएस की बात करें या जीके की बात करें, कुछ करंट अफेयर्स की भी बात कर ले, अगर चिंताएं सता रही है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप जो है एक अच्छे प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हैं, एक अच्छे प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो आज एएलपी का पहला प्रैक्टिस सेट है। आप जो है एग्ज़ाम तक लगातार करके जाइए, आपके स्कोर और जो भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी वो सारे के सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम लोग आज एएलपी का पहला सेट करने का प्रयास करते हैं, बनाते हैं। जहाँ तक होगा आप आंसर करने का प्रयास करिएगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि हमने कितना प्रिपरेशन कर चुका है और कौन कौन क्वेश्चन में हमें दिक्कत आ रही है। राइट, चलिए आइए जोरदार तरीक़ों से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आप एनर्जेटिक है ना, साथ देने को तैयार है? ठीक है, तो अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको एएलपी में सिलेक्शन लेना है। राइट, चलिए आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्या हमारे पास क्वेश्चंस है? चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है। एएलपी में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे हुए क्वेश्चन है और कुछ ऐसे हैं जो संभावित है पूछा जा सकता है। और हर एग्जाम में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं साथी कि सीजीएल जो एग्जाम हुई है टायर 1 की, उसमें ज्ञानघर ने जो सेट प्रैक्टिस कराया था, प्रत्येक शिफ्ट में ज्ञानघर के जो सेट प्रैक्टिस कराए गए क्वेश्चन था वो ट्रैक जो है टैली किया, टकराया, है ना। प्रत्येक शिफ्ट में 3 शिफ्ट में, एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्जाम होती थी, है ना। फर्स्ट सेकेंड थर्ड सारे के शिफ्ट में क्वेश्चन जो है ज्ञानघर का रहा है, टकराया है। तो बिल्कुल आपको घबराने और चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए इस बार परचम लहरेगा ज्ञानघर का। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए। निम्नलिखित में से किस जनगणना के वर्षों को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है? आप बताएं, आपके पास ऑप्शन है 1901, 1921, 1931, 1941। बिल्कुल आपने सही आंसर कहा, 1921। आपसे पूछेगा कि अच्छा बताइए साथी कि 1921 को ग्रेट डिवाइड के रूप में क्यों जाना जाता है? क्योंकि इससे पहले जो है जो भी जनसंख्या थी वो स्थिर नहीं थी, कभी घटा और कभी बढ़ा रहता था। तो स्थिर जनसंख्या की बात किया जाए, स्थिर जनसंख्या जो है 1921 में रहा, इसीलिए इसे ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है। आप साथ ही इससे संबंधित और भी क्वेश्चन बन सकता है। क्या बनेगा? आपसे पूछेगा अगर कि नकारात्मक जो है जनसंख्या वृद्धि कौन सा वर्ष रहा है, कौन सी जो है जनगणना का वर्ष रहा है, तो आप साथ ही याद रखेंगे। नकारात्मक की बात किया जाएगा तो 1911 से 1921 इसको नकारात्मक जनगणना कहा जाता है या नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। नकारात्मक, नकारात्मक दिख रहा है ना कलम? दिक्कत आ रही है? चलिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे पहली बार जनसंख्या आधारित जनगणना कब हुई थी और किसके शासनकाल में? उस समय ब्रिटिश की शासन रहती है और उस समय वायसराय कौन रहता है, बताए? तो सबसे पहली बार अगर कहा जाए जनसंख्या आधारित जनगणना तो ये 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के दरमियान। लॉर्ड मेयो, तो आप याद रखेंगे पहली बार अगर आपसे पूछा जाए पहली बार जनगणना 1872 किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में, लॉर्ड मेयो। साथ ही आपसे पूछा जा सकता है, इसमें और क्वेश्चन बनेगा कि जनसंख्या जनगणना वृद्धि दर हो गई तो किस वर्ष जो है सबसे कम विकास दर रहा है? विकास दर, तो आप याद रखिएगा विकास दर अगर क्वेश्चन बनता है और पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा 1942 से या 1941 से लेकर के 1951 ये जो दशक था, ये जो 10 ईयर्स थे, ये जो है सबसे कम यानी मिनिमम विकास दर था। कारण क्या था? कारण, दो कारण इसके मिनिमम विकास होने के दो कारण बने। एक कारण क्या बना? पहला कारण था बंगाल में भूखमरी, अकाल का आना 1942-43 में। 1942-43 में बंगाल में अकाल, भीषण अकाल पड़ा था बंगाल में 1942 और 43 के समय में। भारत अकाल से उभरा ही नहीं था कि 1947 में भारत की विभाजन हो जाती है। तो उस समय विकास की दर जो थी वो मिनिमम थी। तो आप बता सकेंगे साथ ही
दो कारण थे, एक भारत का विभाजन होना, दूसरा बंगाल में अकाल आना, भूखमरी आना। भारत का विभाजन, भारत का विभाजन 1947। तो आप साथी यहां याद रखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन एक जरूर थे, लेकिन इसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहली बार तो आप बता देंगे लॉर्ड मेयो के समय में भारत में पहली बार जनसंख्या आधारित जनगणना कब हुई थी, तो आप याद रखिए 1885 में। कब यह हुई थी बोलिए? 1885, 1881, 1881, ठीक है ना? 1885 नहीं, 1881। कब? यानी भारत में पहली बार जनसंख्या आधारित, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन थे आपके। क्वेश्चन कितना भी ट्विस्ट कर दे, घुमा दे, क्वेश्चन छूटेगा नहीं साथी, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, यानी इंग्लिश में नहीं पढ़ता हूं, हिंदी में पढ़ूंगा। एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, कोई डाउट नहीं। कलर चेंज कर देता हूं क्योंकि आपको लगता है कि दिख नहीं रहा है। तो एक गेंद है, उसको गिराई जाती है इस सतह पे, ये ऊंचाई है कितना? 10 मीटर, ठीक है। चलिए, गिराया जाता है, यह जमीन से टकराती है और फिर 2.5 मीटर की उछाल तक उछलती है, टकरा करके यहां तक आती है। ये हाइट जो है आपका कितना है? 2.5 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा क्या है? टकराव के दौरान गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की हानि होती है। यानी आपसे काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में पूछा है कि कितने प्रतिशत की हानि होती है। तो सबसे पहले आप जानिए, तुझे आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv², राइट। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें वेलोसिटी कहीं है नहीं, वेग है नहीं। वेलोसिटी भी जो है वेग है, वेलोसिटी आपको दिख नहीं रहा और नहीं मास दिख रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी इससे तो निकलेगा नहीं। तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? शीर्ष पर होगा, टॉप पे। टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। तो आप कह सकेंगे यूनिट इक्वलिटी के हिसाब से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से, यानी ऊर्जा के संरक्षण के आधार पर पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब यहां से हमारा आसान बन जाएगा। तो आप इसको मानिए प्रारंभिक, इनिशियल, यानी इनिशियल में स्टार्टिंग में हाइट क्या है? h है, इसको h मान लीजिए। इसको हम लोग कहते हैं इनिशियल, स्टार्टिंग में हाइट। और ये टकराने के बाद जो उछाल मारा है, इसको मान लीजिए फाइनल। तो इसको अंतिम कह लीजिए और इसको प्रारंभिक कह लीजिए, ठीक है। तो अब आपके पास जो है पोटेंशियल एनर्जी, जब कोई पार्टिकल्स ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो उसे खींच कौन रहा है? ग्रेविटेशनल जी, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन। तो आपसे स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला पूछा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, तो आप बताओगे mgh, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं इसको कि पहला जो हाइट है h, उसको हम लोग इक्वेशन मान ले। दूसरा जो हाइट है हमारा 2.5, इसको हम लोग h2 मान ले, ठीक है, राइट। तो हमारे पास दो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा, एक पोटेंशियल एनर्जी 1 और एक पोटेंशियल एनर्जी 2। यहां आपका आ जाएगा mgh2। तो आपसे पूछा है प्रतिशत, तो सबसे पहले चेंज हम लोग निकाल लेते हैं कि चेंज कितना का हुआ है। तो चेंज क्या होता है? अंतर। अंतर आप जानते हैं क्या होता है? ये सिर्फ आपको बताने के लिए, तो हम एक लाइन में ही कर सकते हैं, लेकिन आपको बताने के लिए, ताकि आप रटो नहीं, समझो। अंतर क्या हो जाएगा? ये मान लो फाइनल है, ये मान लो इनिशियल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, अंतिम माइनस प्रारंभिक, इनिशियल, ठीक है। चलो, फाइनल हमारा क्या है? mgh2 माइनस इनिशियल क्या है हमारा? mgh है। ये हमारा कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉमन ले लो। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा हमारा, अंतर पोटेंशियल एनर्जी में कितना हो जाएगा? mg को कॉमन ले लो आप, h2 माइनस h1, h2 माइनस h1। h2 हमारा मान लो कि 2.5 है, चलो मान लेते हैं, और h हमारा जो है, h हमारा 10 है। तो यहां से हमारा निकल करके आएगा mg माइनस 7.5 आ जाएगा। कितना आएगा? माइनस 7.5। माइनस से हमको दिक्कत नहीं लेना है, आपको घटाना अगर हो तो जो बड़ा वैल्यू होगा उसमें से छोटा को घटा लो, राइट। माइनस से हमको मतलब नहीं है, ठीक है। बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू घटा लो। आपसे पूछा प्रतिशत, तो प्रतिशत का फॉर्मूला आप जानते हो, अंतर बटे प्रारंभिक, प्रारंभिक इंटू 100। अंतर कितने का आया है? अंतर आप जान रहे हो कितना? mg, इसको यहां से हटा दो, अंतर आया हमारा
mg और -7.5, ठीक है। प्रारंभिक हमारा कितना है, mgh, प्रतिशत पूछा तो इंटू के क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब बताओ मुझे, ये हमारा हो जाएगा -mg इंटू 7.5, नीचे हो जाएगा हमारा mg इंटू h, हमारा प्रारंभिक कितना हाइट 10 है, 10 रखो, इंटू के 100 हो जाएंगे। इस mg से ये mg कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। 7.5 इंटू के 10 तो ये हो जाएगा हमारा 75, यानी 75% की हानि हो जाएगी। कितने हो जाएगी, माइनस इस बात को इंडिकेट करता है, सूचित करता है कि इसे लॉस हुआ है कितना का, 75% का। तो आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसको शॉर्टकट में बताने का तरीका है ना, अंतर पूछा है, कुछ नहीं है। स्थितिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी, ये आपको रख लेना, परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी बराबर mg कॉमन h माइनस h1 अपॉन कितना, mgh इंटू क्या 100। बस ये आपको लिख लेना है, जो दिया हुआ इसमें शॉर्टकट मार देना, तरीका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न है हमारा, तुलबुल प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर, यानी तुलबुल जो है परियोजना किस नदी पर है, तुलबुल बताए। तो तुलबुल जो है कहां पे है, झेलम नदी पे, बिल्कुल आपका आंसर सही आ रहा। झेलम नदी यह है कहां, जम्मू कश्मीर में, बहुत अच्छी बात है। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि झेलम नदी पे और भी कोई परियोजना है क्या, हाँ, तुलबुल के अलावा भी याद रखिए झेलम पे एक याद रखिएगा क्या, उरी बांध। उरी बांध अगर पूछा जाए तो उरी बांध आपका तुलबुल पे ही है। दूसरा जो है आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना, आजाद जल पट्टन विद्युत परियोजना, ये भी जो है आपका झेलम नदी पे ही है। झेलम नदी आपने एक याद रखिएगा, उलर झील, जो उलर झील वो झेलम नदी से ही निकलती है। वहां पे जो है आपका, आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे मीठे पानी का झील कौन है, तो उलर झील है, और उसका संबंध झेलम नदी से ही है, ठीक है। चलिए वही अगर आपसे पूछ जाए कि ब्यास नदी पे भी कोई परियोजना है क्या, तो हाँ साथी है। ब्यास नदी पे अगर याद रखा जाए तो पोंग बांध याद रखिएगा, पोंग बांध। पोंग बांध किस नदी पर है, तो पोंग बांध जो है ब्यास नदी पर है, ठीक। वही अगर बात किया जाए कि रावी नदी पे भी कुछ है संबंध रखता है क्या, तो हाँ साथी रखता है। तो रावी नदी, अगर रावी नदी की बात किया जाए तो रावी नदी पर जो है चमेरा बांध है, क्या है, चमेरा बांध, ये लिख लीजिए, चमेरा बांध। वहीं सतलुज क्यों बचे, तो सतलुज नदी पर भी जो है क्या है, बोलिए, सतलुज नदी में भाखड़ा नांगल बांध है, भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध के बारे में याद रखिएगा कि ये सिंचाई के लिए भी मशहूर है और विद्युत जल विद्युत परियोजना के लिए भी मशहूर है। तो ये भाखड़ा नांगल बांध जो है ये सिंचाई के लिए और जल विद्युत परियोजना के लिए। तो साथी यहां तक हमको लगता है कि क्लियर हुआ होगा। एक एक चीज को क्लियर करते चलेंगे साथी, कोई डाउट नहीं लेना आपको, ठीक है। चलिए आगे है, मॉस एंड मर्केंसिया निम्नलिखित में से किस अंतर्गत आते हैं। तो मॉस और जो है मर्केंसिया, ये ऐसा पौधा, अगर आपने बायोलॉजी का क्वेश्चन देखा है ज्ञानघर यूट्यूब चैनल पे, तो आप देखेंगे डायवर्सिटी से संबंधित, यानी प्लांट्स किंगडम, एनिमल किंगडम बहुत अच्छी विस्तार से पढ़ाए हैं। आप चाहे तो वहां से देख लेंगे। एक बार क्लास कर लेने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मॉस और मर्केंसिया ऐसा पौधा है जहां समान उत्तक नहीं पाए जाते हैं, मतलब वैस्कुलस उत्तक, जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। तो जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाने वाले जगत को हम लोग, वनस्पति के जगत का एक नाम है, बड़ा जगत है, उसका नाम है ब्रायोफाइटा। क्या नाम है, ब्रायोफाइटा। ये याद रखिएगा कि इसमें जो है समान उत्तक नहीं आता है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा ब्रायोफाइटा। यानी मॉस और मर्केंसिया का संबंध जो है ब्रायोफाइटा से है, यहाँ समान उत्तक नहीं पाया जाता है, ठीक है। वहीं जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो जिम्नोस्पर्म पौधे तो होते हैं, लेकिन इसमें सीड जो होता है वो नेक्ड होता है, विदाउट कवरिंग का होता है। फ्रूट जो होता है बगैर कवर का होता है, उसे हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं। टेरिडोफाइटा पौधे तो हैं, सामान्य उत्तक भी है, लेकिन इसमें पुष्प और फल नहीं होते हैं, इसीलिए इसको टेरिडोफाइटा कहा जाता है, या क्रिप्टोगैमस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिप्टोगैमस भी कहा जाता है। अलगी आप जान ही रहे हो क्या होता है, ये बोलिए, थैलोफाइटा। क्या होता है, नहीं रूट है नहीं सूट्स है, तो ऐसे पौधे को हम लोग थैलोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलोफाइटा कहते हैं। और अलगी, ब्राउन अलगी, रेडोफसी है ना, लाल अलगी भी होता है, भूरा शैवाल भी होता है, लाल शैवाल भी होता है। ये सारे इसके सारे विस्तार से हम पढ़ाए हुए हैं, तो वहां से आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न आता है हमारा, बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था। तो बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था, तो ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड कर्जन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, तीसरा है लॉर्ड वेलेस्ली और चौथा है लॉर्ड लिटन। बिल्कुल आपने आंसर कहा
लॉर्ड कर्जन। ये याद रखिए, लॉर्ड कर्जन। दो तिथि याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि घोषणा कब किया गया और लागू कब हुआ। घोषणा करिएगा, बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई वो जुलाई में हुई, जुलाई 1905 में। और लागू कब हुआ? लागू अक्टूबर 1905। 1905 बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन करके क्या बना गया? तो एक आधुनिक पश्चिम बंगाल बना और एक पूर्वी बंगाल बना। पूर्वी बंगाल में आपका असम का पार्ट्स आ गए, आधुनिक पश्चिम बंगाल में आपका जो है उड़ीसा आया, पश्चिम बंगाल का पश्चिमी भाग आया, ठीक है, और बिहार का कुछ प्रांत आए। ये बात याद रखिएगा, कब को पूछ देता है, कहाँ पूछता है एग्जामिनर को, तो आपको क्वेश्चन गलती कराने से मतलब है, ठीक है। बंगाल दो पार्टों में, पश्चिमी और पूर्वी। पूर्वी में आया असम, असम, और पश्चिमी में आया ओडिशा। क्या आया? ओडिशा, बिहार। कब कोई क्वेश्चन बन जाता है। आपसे पूछा जाएगा साथी क्या कि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ, क्या बंगाल विभाजन को किसी ने रद्द भी किया? क्या? हाँ साथी, किया है। किसने किया है? तो आप नेक्स्ट पार्ट में लिखेंगे बंगाल विभाजन रद्द। बंगाल विभाजन सारे के सारे क्वेश्चन है रद्द किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग। कब? 1911 में। और 1911 का तिथि एक थोड़ा मशहूर फेमस तिथि बन जाता है इस मायने में क्योंकि उस समय भारत आजाद होकर के नहीं रहता था, तो भारत ब्रिटिश भारत कहलाता। क्या कहलाता? भारत जो है ब्रिटिश भारत कहलाता है। और उस समय भारत, ब्रिटिश भारत की राजधानी होती है कोलकाता में। तो लॉर्ड हार्डिंग ही है राजधानी को चेंज करता है, ट्रांसफर करता है, स्थानांतरित करता है कलकत्ता से कहां? दिल्ली में 1911 में। तो आपका यहां राजधानी चेंज होता है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। दो काम, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और दूसरा राजधानी को ट्रांसफर किया गया कलकत्ता से कहां? दिल्ली। तो आप लिखेंगे राजधानी ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर कलकत्ता से दिल्ली। ये थोड़ा सा डेट याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है, किस समूह के प्राणियों की देह विभिन्न वृत्ताकार और अनुदैर्घ्य मांसपेशी तंतुओं से बनी होती है, जो एक नम कोशिकीय क्यूटिकल से घिरी होती है, जो एक अधिचर्मीय उपकला द्वारा स्रावित होती है? बताएं। ऑप्शन आपके पास सिलेंट्रेटा है, प्लेटीहेलमिन्थस है, एनिलिडा है और अर्थ्रोपोडा है। ये डाइवर्सिटी में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि एनिलिडा जो होता है उसका जो है लॉन्गिट्यूडनल भी होता है और सर्कुलर शेप भी होता है, उसका शरीर भी होता है, और इसमें कोई यानी नहीं सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, नहीं श्वसन तंत्र होता है, नहीं उत्सर्जन तंत्र होता है, कुछ नहीं होता है। बस इसके शरीर जो होते हैं वृत्ताकार भी होता है और अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडनल भी होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा एनिलिडा। क्या हो जाएगा? एनिलिडा। अगर आपको विशेष बायोलॉजी में दिक्कत आ रही है तो ज्ञानघर के यूट्यूब चैनल पे क्लास लिया हुआ है बायोलॉजी का, आप वहां से देख लेंगे, बिल्कुल एक बार देख लेंगे फाउंडेशन क्लास, तो आपको बायोलॉजी में कोनो दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। कोनो दिक्कत नहीं आएगा एक बार अगर आप देख लेंगे ईमानदारी पूर्वक तो, ठीक है। चलिए वही थोड़ा कुछ बात कर ले प्लेटीहेलमिन्थस की। तो इसमें आने वाला जो भी जानवर होंगे उसका शरीर होगा चिपटा। क्या होगा? चिपटा हुआ। वही बात कर रहे हैं हम लोग सिलेंट्रेटा की। तो सिलेंट्रेटा के बारे में थोड़ा सा बात याद रख लीजिए। क्या याद रखिएगा? बोलिए। ये जो है सिलेंट्रेटा में आने वाला जो भी जंतु होते हैं आएंगे वो जलीय जंतु होंगे। क्या होंगे? पानी में रहने वाला होगा, ठीक है। जैसे आपका सी स्टारफिश की बात करें, सी एनेमोन की बात करें, ये सारे के सारे आपका सिलेंट्रेटा में आएगा। अर्थ्रोपोडा की बात करें तो अर्थ्रोपोडा यानी एनिमल किंगडम की बात करें, एनिमल किंगडम में सबसे बड़ी जगत अगर है तो अर्थ्रोपोडा है एनिमल किंगडम में। सबसे बड़ी फाइलम, सबसे बड़ी किंगडम है, बड़ी किंगडम ज्वाइंट। इसमें क्या होता है कि जो जंतु आते इसमें उसके पैर जो होते हैं शरीर से जुड़े होते हैं, शरीर से जुड़ा हुआ पैर होता है, उसी को हम लोग अर्थ्रोपोडा कहते हैं। तो एक बार थोड़ा क्लास देख लीजिएगा, ज्ञानघर पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप फाउंडेशन क्लास सर्च मारेंगे यूट्यूब पे, ज्ञानघर पे जाएंगे, है ना, और वहां से पूरे क्लास को देख लेंगे, है ना। कंप्लीट क्लास कर दिया गया है बायोलॉजी का। आइए, न्यूटन के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल सीधे अनुपातिक होता है। तो न्यूटन के अनुसार आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? एफ बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब हम ये जी हमारा क्या है? ये स्थिर है, स्थिरांक है, कांस्टेंट है। क्या है? ये कांस्टेंट है। तो हमारा एक संबंध बनेगा बल का, बल समानुपाती होगा द्रव्यमान के गुणनफल का, और बल जो होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा दूरी के स्क्वायर का, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। तो ये याद रखिएगा, यानी बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होते हैं,
और डिस्टेंस के स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये याद रखिएगा, ये दोनों बातें याद रखिए। ठीक है, चलिए यहीं से आपसे कभी कभी क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बनेगा, तो सबसे पहले इसका आंसर करिए, क्या होगा। ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन है आपका उनके द्रव्यमानों का योग नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन उनके बीच की दूरी समानुपाती पूछा है, नहीं। उनके द्रव्यमानों का गुणनफल, ये आपका आंसर हो जाएगा, सी नंबर द करेक्ट आंसर। कबो कबो आपसे क्वेश्चन कहां पूछेगा, जी का वैल्यू पूछ देगा आपसे, जी का वैल्यू, एफ इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2, ये तो वैल्यू आपका जब दिया रहेगा डिस्टेंस मास तो निकाल लोगे आप। जी कांस्टेंट है हमारे पास, क्या है 9.1 इंटू 10 की पावर कितना है 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट पूछेगा आपको, क्या पूछेगा, यूनिट। तो आइए जी का यूनिट क्या होगा, मात्रक। एफ का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, डिस्टेंस का ऐसा मात्रक होता है मीटर, और यहां मीटर का स्क्वायर है तो यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए मास हमारा क्या है, केजी इंटू केजी स्क्वायर, तो हमारा जी का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर इनवर्स, ये आप याद रखिएगा। क्योंकि एलपी में बहुत बड़ा बारूद गोला नहीं पूछने वाला है, जितना मैं बता रहा हूं बस इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस रहेंगे, और ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। ज्यादा रिसर्च के चक्कर में पड़ोगे तो सिलेक्शन से हो जाओगे दूर, फिर कहोगे कि मिस्टेक हो गया, ये क्वेश्चन गलती कर गए। तो गलती करके अफसोस करना ये अच्छी बात है, बार बार वही गलती करना ये मूर्खता की बात है। ठीक है, चलो आइए बात करते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर को मापती है। तो किए गए कार्य की दर यानी कार्य है और क्या लगा है, दर। तो जब भी किसी क्वांटिटी के बाद दर लगे, मतलब उस क्वांटिटी को, उस राशि को विभाजित करेगा समय, तो कार्य बटे समय। दर लग गया तो कार्य बटे समय, दर मतलब ही हो गया कि उस क्वांटिटी को विभाजित करेगा समय। कार्य बटे समय ये जानते हो आप क्या देता है, शक्ति। क्या देता है, शक्ति, पावर। ऐसा मतलब क्या हो जाएगा पावर का, जूल सेकेंड इनवर्स, या इसी को आप वाट कहते हो। क्या कहते हैं, वाट कहते हो। तो ये सब यूनिट याद रखते चलोगे तो आंसर क्या होगा आपका, सी नंबर इधर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपके पास, दूध में कौन से रोगाणुरोधी एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन लैक्टेज, इन्वर्टेज एंड लाइपेज। नहीं, लाइपेज आ गया तो ये नहीं होगा, कट है। लैक्टोज, फ्रुक्टोज एंड मैनोज। फ्रुक्टोज नहीं, मैनोज तो है लेकिन फ्रुक्टोज नहीं पाया जाता है। ठीक है, दूध के अंदर। लिपोफैक्टिन, लाइपेज एंड लाइपेज आ गया, ये कैंसिल आउट। ये एलिमिनेट करने का तरीका है, क्वेश्चन को हटाने का तरीका। लैक्टोफेरिन, लैक्टोपेरोक्सिडेज एंड लाइजोजाइम, ये आपका है बिल्कुल। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, यही है जो रोगाणुरोधी एंजाइम पाए जाते हैं दूध के अंदर। कौन कौन, लैक्टोफेरिन बिल्कुल याद रखिए, लैक्टोपेरोक्सिडाइज और लाइजोजाइम्स। क्या है, लाइजोजाइम्स। ठीक है, लैक्टोपेरोक्सिडाइज, लैक्टोपेरोक्सिडेज और क्या है आपका, लैक्टोफेरिन। लैक्टोफेरिन, ठीक है ना। चलिए तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अगला प्रश्न है आपका साथी, यदि डोबेनर ट्रिक के पहले और तीसरे सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है, तो इस ट्रिक का दूसरा सदस्य क्या होगा। देखिए फास्फोरस और एंटीमनी दे दिया, तो आपको पता ही नहीं होगा कि फास्फोरस और एंटीमनी के बाद कौन आवेगा। तो हमने आपको पढ़ाया था क्वेश्चन, तो आप नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं है। जो विद्यार्थी मुझसे पढ़ रहे हो तो दंदना करके मार रहे हैं आंसर, लेकिन आप मुझसे नहीं पढ़ रहे हो इसलिए फंस रहे हो। तो कुछ नहीं, ट्रिक याद रखो। क्या याद रखोगे, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद नीचे आता है फास्फोरस, ये होता एस आर्सेनिक, एस बी एंटीमनी, एंटीमनी और बी फॉर बिस्मथ। देखिए आपके फास्फोरस दे दिया और एंटीमनी दे दिया है, तो बीच में कौन आ गया बताइए, आर्सेनिक आ गया। पकड़ने का तरीका था, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी है ना। या दूसरा ठीक, नाना पाटेकर, आर्सेनिक सब बीमार, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार है। जोन ट्रिक याद रहे आपको वो ये रखो, ठीक है। चलो तो ये हमारा डोबेनर क्या किया था, एक बार में डोबेनर, थोड़ा सा एक रिवीजन कर लो। डोबेनर एक बार में
तीन तत्व को अरेंज किया, तीन तत्व को सजाया मास के माध्य के आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर, द्रव्यमान के माध्य के आधार पर, माध्य मीडियन, ठीक है, एवरेज औसत के आधार पर, माध्य छोड़ो औसत रखो याद, औसत मास के आधार, यानी डॉबलर ने यह कहा था कि जो पहला तत्व है और अंतिम तत्व, तीन तत्व एक बार में लिया और बीच में जो जिसका मास आ रहा था एवरेज दोनों के जोड़ करके जो डिवाइड करे दो से, तो जो मास आ रहा था उसको बीच में सेट कर दिया। लेकिन ये कैल्शियम तक ही वैलिड रहा, कैल्शियम के बाद इसका गला घोटा गया, ये चला नहीं लंबे समय तक, ठीक है। चलिए, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आर्सेनिक इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके पास, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया मोसले के द्वारा, तो तत्वों को व्यवस्थित किया गया था किस आधार पे, ऑप्शन देख लीजिए, डिक्रीजिंग एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान की घटते नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स यानी उनके परमाणु द्रव्यमान की संख्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास नंबर, नो, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते आधार पे नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर ये आपका था, यानी मोसले ने आधुनिक पीरियोडिक टेबल को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जो है सजाया एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में आधार पे, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, तो आपका आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, भारत के संविधान का 52वां संशोधन सबसे अधिक किससे संबंधित है, बता जल्दी कर आंसर बता, तो देखिए बनाया हो कि नहीं बनाया हो, बताओ। चलो, पहला ऑप्शन आपके है सरकारी नौकरियों में आरक्षण, नहीं। दूसरा है त्रिपुरा को विशेष दर्जा देने का प्रावधान, नहीं। तीसरा है मतदान के लिए पात्रता की आयु बढ़ाने का प्रावधान, नहीं। राजनीतिक दल बदल के विरुद्ध प्रावधान, बिल्कुल आपका ये आंसर सही जा रहा है, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप थोड़ा सा ये याद रखिए कि भारत के संविधान का 52वां संशोधन कब, बोलिए 1981 कि 1985, 1985 कब रखेंगे, 1985। इसके बारे में याद रखिएगा कि 52वां संशोधन, संविधान संशोधन होता है उसी समय 10वीं अनुसूची को ऐड किया जाता है, क्या क्या जाता है, पहला पॉइंट 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। तो 10वीं अनुसूची है क्या, तो 10वीं अनुसूची है दल बदल। अब दल बदल बोलिए गया कि दल बदल है क्या, देखिए आजकल बहुत तरह कुछ होता है, मतलब राजनीतिक में आने के लिए बहुत तिरंगाबाजी और बहुत तोड़ जोड़ की राजनीति हो रही है आज के दौर में। होता क्या है कि मान लो कि कोई निर्दलीय जीता और वो किसी पार्टी में चला गया, तो ये बहुत, यानी जो है 1985 के बाद जो है ये बहुत बड़े पैमाना पे ऐसा होता था, इसीलिए इसको जो है एक कानून के तहत बांधा गया कि अगर कोई निर्दलीय जीत करके अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर लेती है तो उसके योग्यता जो है अयोग्य में बदल दिया जाएगा। लेकिन क्या ये वर्तमान में देखने को ऐसा मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तोड़ जोड़ की ही राजनीति हो रही है। वही बात कर ले साथ ही हम, क्या कि कोई पार्टी से कोई इलेक्शन को क्या जीता, उसे निर्वाचित किया गया, निर्वाचित होने के बाद दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो क्या उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाती है, नहीं की जाती है। ऐसा तो हो ही रहा है, बजावते पैसा दे करके बुलाई जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 52वां संविधान संशोधन जो हुआ ये सिर्फ संविधान के पन्नों में ही है, व्यवहार और रियल में बिल्कुल इस चीज का एप्लीकेशन यानी अप्लाई होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कोई तोड़ रहा है, कोई जोड़ रहा है, ये ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो यानी दो बात याद रखिए, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1985 में, और इसी समय में कांग्रेस का क्या होता है, बोलिए, कांग्रेस की निर्माण भी होती है, न्यू डील आती है WH होम के द्वारा, ठीक है। वही बात करेंगे कि 52वें संविधान संशोधन क्या, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, दल बदल के विरुद्ध प्रावधान से, दल बदल के विरुद्ध प्रावधान से। तो ये बात याद रख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तीसरा है आपका, सितंबर 2023 में राष्ट्रपति द्वारा शुरू किए गए आयुष्मान भव अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आयुष्मान भव का मतलब ही होता है यानी कोनो व्यक्ति, यानी हमको गली गली हर घर तक स्वास्थ्य की व्यवस्था और स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करानी है। तो स्वास्थ्य से संबंधित ये था, तो आप याद रखिए सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना, तो यही आपका ये था आयुष्मान भव, राष्ट्रपति द्वारा जो घोषणा की गई, यानी सभी को स्वास्थ्य की
प्रॉपर निगरानी की जाए, स्वास्थ्य की देखभाल की जाए। ठीक है, चलिए, हर घर हर गली तक पहुंचाई जाए। अब कभी कभी पूछ देगा कि जो आयुष्मान भव हुआ तो ये कौन कौन मंत्रालय का जो है मिलकर के जो है इसको क्या कह सकते हैं, बोलिए, किस कौन कौन मंत्रालय की व्यापक पहल है? तो याद रखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय, दूसरा परिवार कल्याण मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, चलिए आइए, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? नवीकरणीय स्रोत जल विद्युत, बायोमास और अपशिष्ट से ऊर्जा है। ये दोनों में जाता है परमाणु ऊर्जा आपका है भी और नहीं भी है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोलिए ए। कमेंट में इसका आंसर जरूर करिएगा कि आखिर ए आंसर होगा तो क्यों होगा, अगर नहीं होगा तो ए क्यों नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके पास, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग जो है 2023 का पूछा है, तो 2023 में 111 था। क्या है? 111। कितने देशों में? 125 देशों में। भारत का 111वां स्थान। वही अगर बात किया जाए 2024 में, क्योंकि जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में निकाले जाते हैं। कब निकाले जाते हैं? अक्टूबर में निकाले जाते हैं। तो अगर 2023 में पूछा जाए तो 125 देशों में 111। वही 2024 की बात किया जाए, ये 2023 का है आपका। वही 2024 की बात किया जाए तो 2024 में 127 देशों में भारत का जो स्थान है 105वां है। 105वां है। कुछ तो संकेत हुआ है, कुछ डिक्रीज हुआ है। ठीक है, वही बात कर ले कि आखिर जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स किन पॉइंटों पे निर्धारित की जाती है, किन पॉइंटों को देख करके उसे घोषणा किया जाता है। तो याद रखिएगा 4 मुख्य बिंदु होता है इसे घोषणा करने का, 4 मुख्य बिंदु। ठीक है, पहला बिंदु क्या है? अल्प पोषण। दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु याद रखिएगा बाल दुबलापन। तीसरा बात याद रखिएगा बाल ठिकनापन। चौथा याद रखिएगा बाल मृत्यु दर। ये 4 पॉइंट है हंगर इंडेक्स को सूचित करने का। और बहुत दुर्भाग्य की बात करिए क्योंकि भारत 27.3 यानी इतना भुखमरी है भारत के अंदर, ये हम लोग एक समझिए कि आपातकालीन स्थिति में पहुंचने वाले हैं, यानी इमरजेंसी केस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना, इसे सुधारना पड़ेगा। ठीक है ना, नहीं तो भुखमरी हो ही जाएगी। क्योंकि भारत से अच्छा पाकिस्तान का भी चल रहा है, बांग्लादेश का चल रहा है। ठीक है ना, चलिए आइए अगला प्रश्न हम लोग लेके आते हैं। 5 राज्य वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया, यानी 5 क्रिमिनल क्लासिफिकेशन किसने दिया है? तो आर.एच. वाइटेकर ने दिया। बिल्कुल आपने सही आंसर कहा, यानी क्वेश्चन देखते ही आंसर कर रहे हो। इसी तरह की अपेक्षा हम आपसे भी रखते हैं ताकि क्वेश्चन देखो और आंसर करो। वही बात करें साथ ही एंटोनी लिवेनहू की बात करें तो यानी जीवित बैक्टीरिया देखने वाला और बैक्टीरिया की खोज करने वाला यही है, जीवाणु की खोज करने वाला, एंटोनी लिवेनहू। डार्विन की बात करें तो स्पेसीज ऑफ ओरिजिन किताब लिखी गई, तो लिख लो स्पेसीज ऑफ ओरिजिन। पुस्तक की लेखक कौन है? बोलिए, चार्ल्स डार्विन है। फ्लेमिंग, ये आपका एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, इसकी खोज किया पेनिसिलिन, फ्लेमिंग अलेक्जेंडर पेनिसिलिन। ठीक है, चलिए अगला है आपके पास, जून 2023 में पेन पिंटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पेन पिंटर पुरस्कार उसे दिया जाता है जो ज्यादा किताब लिखते हैं। तो 2023 की बात किया जाता है तो 2023 में जो पेन पिंटर पुरस्कार जो है माइकल रोशन को दिया गया। वही अगर बात किया जाता है 2024 की, तो 2024 में अरुंधति राय को दिया गया। अरुंधति राय को पेन पिंटर जो है पेन पिंटर पुरस्कार यानी किताब साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, किताब लिखने और अच्छा लिटरेसी के रूप में ही दिया जाता है पेन पिंटर। तो 2024 में जो है अरुंधति राय को, और 2023 की बात करें तो माइकल रोशन को दिया गया। तो आपसे पूछा 2023, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बोलिए, माइकल रोशन। निम्नलिखित में से कौन सा बीज प्रोटीन और तेल दोनों का समृद्ध स्रोत है? ऑप्शन आपके पास गेहूं, सोयाबीन, अरंडी, सरसों। बताइए क्या होगा आंसर? सोयाबीन। बिल्कुल आपने सही आंसर कहा, सोयाबीन। अगर आपसे बात किया जाए कि सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादक है ना, उत्पाद करने वाला कौन सा राज्य है? एमपी है, मध्य प्रदेश है।
मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र? मालवा। सोयाबीन का अत्यधिक पैदावार मालवा जो है मध्य प्रदेश से संबंध रखता है और सबसे ज्यादा सोयाबीन को उत्पाद करता है ना। आइए अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? सबसे पहले जानिए, बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कौन? बिल्कुल मोर। मोर को जो है साइंटिफिक नेम क्या है? पावो क्रिस्टेसस। पावो क्रिस्टेसस, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान से 256 गुना हो जाए तो नया रेखीय संवेग क्या होगा? नया रेखीय संवेग क्या होगा? तो अब आपसे देखिए, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी को मैं मान लेता हूं E, ठीक है, और मोमेंटम संवेग, संवेग को P से डिनोट किया जाता है, P से, लीनियर रेखीय संवेग। अब आपके पास एक संबंध आ गया E और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो या डिराइव कर दो। डिराइव कर देता हूं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो, हाफ mv² होता है, राइट। और मोमेंटम का फॉर्मूला, संवेग का फॉर्मूला जानते हो, मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। अब देखो मुझे इसी में लाना है, तो हम क्या करेंगे, mv² है, क्या करो कि आप जो है मास से गुना भी करो और मास से डिवाइड भी करो, कोनो अंतर आएगा क्या? सेम नंबर आया और सेम नंबर गया, क्या किसी को दर्द हुआ क्या? एक आया और एक गया, नहीं आने में दर्द होनी चाहिए और नहीं जाने में दर्द होनी चाहिए, क्योंकि सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई भी करते हो और सेम नंबर से डिवाइड भी करते हो तो कोनो अंतर आने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, छोड़ दोगे तो कुछ ना कुछ संबंध बनेगा, रिलेशन बनेगा, राइट। चलो, मास से मास को गुना करो तो क्या हो जाएगा? मास m² बाय v², नीचे क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। आप अभी जाने हो कि मोमेंटम संवेग बराबर होता है p बराबर mva, यहां स्क्वायर है, तो इसका जब स्क्वायर करोगे, इस पूरे का स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर में हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा p² बराबर हो जाएगा m² और v², यानी m² और v² की जगह अपन लिख सकता है p² लिख सकता है। बहुत अच्छा, कोई डाउट नहीं होगा, लिख सकता है। ये हमारा तो पहले से है ही। तो आप जो है काइनेटिक एनर्जी को आप ऐसे लिखो, क्या लिखो? हाफ m² v² बाई m, कोई दिक्कत नहीं। काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट में आप E लिख लो, m² और v² को आप p² कह लो, चलो। और नीचे हमारा 2m है ही, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से एनर्जी, अगर मोमेंटम दिया जाए तो p का यानी मोमेंटम का संवेग का डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, और अगर मास दिया हुआ तो 2m को यानी मास को 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, आपका काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। तो एक फॉर्मूला आपका काइनेटिक एनर्जी का निकल गया। हमको इसको निकालना, मोमेंटम को, p² बराबर क्या हो जाएगा? 2m इंटू ई, एनर्जी स्क्वायर रोकोगे तो इस पे टोपी चढ़ जाएगा, 2m रूट अंडर ई। तो ये हमारा संवेग का एक रिलेशन बन के आ गया, ये आप डायरेक्ट पुट कर लो फॉर्मूला में। अब आ जाओ आंसर। हमारे पास क्वेश्चन दिया है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। पहले तो काइनेटिक एनर्जी हमारा ई रहता है, पहले काइनेटिक एनर्जी हमारा प्रारंभिक में ई है, बाद में हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता? 256 गुना पहले का, प्रारंभिक का पहले का 256 गुना ई हो जाता है। चलो ठीक, बहुत अच्छा। हमसे पूछा है मोमेंटम, तो हमारा पहले वाला का हमारा क्या हो जाएगा? इसको अगर हम काइनेटिक एनर्जी 1 मानते हैं, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी 2 हो जाएगा, तो हमारा मोमेंटम में 2 को निकलेगा p1, तो हमारा p1 क्या हो जाएगा बताइए? कोई दिक्कत? p1 हमारा, और यहां से आप पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, p2 बाई p1 कर दो, हमारा मोमेंटम निकलेगा। नया, ये नया वाला है, ये पुराना वाला है, p2 बाई p1, तो हमारा क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी E2 बाई काइनेटिक एनर्जी E1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब मुझे बताओ, P2 बाई P1 तो मुझे दिया हुआ नहीं, P2 हमको निकालना, ये हमारा नया वाला है, ये नया वाला और ये पुराना वाला, ठीक है। चलो, काइनेटिक एनर्जी E2 हमारा दे रहा है 256 E, तो इसका हमारा फॉर्मूला है, ये काइनेटिक एनर्जी 256 2 इंटू 2m, ठीक है। फॉर्मूला से रूट के अंदर रख दिया हम लोग। काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना हो जाता है? 256 गुना हो जाता है, और 2m हमारा फॉर्मूला से, नीचे हमारा क्या हो जाएगा? 2m, बोलिए 2me, तो 2me से 2me कट जाएगा, और 256 को अगर टोपी से निकालिएगा तो 16 का जोड़ा लगेगा, 16 गुने 16 हमारा हो जाता है 256, और P2 बाई P1 256, जिसका जोड़ा लगता है वो टोपी से होता है बाहर, तो हमारा नया जो हमारा P2, नया को हम लोग P2 बोले हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? 16 को निकाल दो बाहर इंटू P1, यानी हमारा जो है नया वाला संवेग जो होगा पुराने का 16 गुना हो जाएगा। तो आंसर है क्या?
16 टाइम्स। सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप इस फार्मूला को और इस फार्मूला को आप माइंड में रखेंगे, ठीक है। ये दो रिलेशन आपका बना दिए हम, तो ये बन गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से किस भौतिक विज्ञानी में उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या की। उत्प्लावन बल, बिल्कुल आपने आंसर सही कहा, आर्किमिडीज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उत्प्लावन बल क्या होता है, किसी वस्तु या किसी पिंड द्वारा जो बल ऊपर यानी विस्थापित करता है, द्रव को पीछे की ओर भेजता है, तो जितना पीछे की ओर फेंकता है उतना ही उसका जो है उस पिंड पे बल लगता है, ये कहा था आर्किमिडीज ने, ठीक है ना। उत्प्लावन बल का नियम यही कहता है, यानी किसी वस्तु द्वारा पानी के सतह पे लगाया गया बल जो होगा वो उसके द्वारा विस्थापित किया गया जो द्रव्यमान होगा उसके भार के बराबर होगा, यही उत्प्लावन बल कहा था। तो ये आर्किमिडीज के, और इसी के सिद्धांत पर कोई भी चीज जो पानी के ऊपर तैरता है, तैरने के पीछे जो रोल है आर्किमिडीज का ही है, आर्किमिडीज का ही सिद्धांत है उत्प्लावन का बल। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन सेट यहाँ तक कंप्लीट हुआ। बिल्कुल हाँ साथी, तो आज आपका पहला सेट था। बिल्कुल दमदार तरीके से आप सेट को एंजॉय करिए, सेट को लगाइए, है ना, मस्ती में पढ़िए। किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। ज्ञान घर को आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों और साथियों को भी भेजिए जो भी साथी एएलपी की तैयारी का एग्जाम देने वाले हैं और एएलपी की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए सुनहरा अवसर है, सिलेक्शन लेने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ज्वाइन करिए, एंजॉय करिए, सिलेक्शन लीजिए, चयनित रहिए और जहाँ रहिए मगन रहिए, जोश में रहिए, और इतना भी जोश नहीं ताकि हमारा क्या हो जाए, मोरल डाउन नहीं करना है। बिल्कुल हर चीज़ एक लिमिट में हो, बेहतर लगेगा। आइए तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथी, थैंक यू सो मच।